नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, भर्ती परीक्षा, ICR, BHU, FO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए, आज की जो क्लास रहने वाली है पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इसको 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो आज है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वयस्क गाय के आमाशय में रुमेन की क्षमता होती है। आपको बताना है वयस्क जो गाय होती है उसके आमाशय में रुमेन की क्षमता कितनी परसेंटेज होती है। 80%, 66%, 50% या 45%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ट्रेच साइलो में 1 क्यूबिक फीट साइलेज का भार होता है। जो साइलेज बनाते हैं, ट्रेच साइलो जो गड्ढा होता है उसमें कितने फीट साइलेज भार हो सकता है। ठीक है, 10 से 12 किलोग्राम, 15 से 16, 20 से 25 या 26 से 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 से 16 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पशु शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है। पशु के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने परसेंटेज होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं 1.3%, 2.3%, 3.3% या 4.3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 1.3%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। दूध अच्छा स्रोत नहीं है। किस चीज़ का अच्छा स्रोत नहीं है, ये आपको बताना। कैल्शियम का, फास्फोरस का, लोहा तत्व का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 का सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, लोह तत्व का ये स्रोत नहीं माना जाता। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। मादा के ताव यानी गर्मी, जिसको हीट पीरियड कहते हैं, में आने पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है। प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बकरी में यौनावस्था की अनुमानित आयु होती है। बकरी की एज बतानी है, कितने समय पर वो मेच्योर हो जाती है। ठीक है, 4 से 6 माह, 8 से 12 माह या 18 से 24 माह या 10 से 24 माह। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 से 12 माह। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। रक्त का pH मान सामान्य होता है। 6.8, 7.0 या 7.4, 6.4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7.4। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य चक्र को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों की संख्या है 62, 75, 82 या 92। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 75। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। वह रोग जो नर और मादा पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, वह कौन सा रोग है, ये आपको बताना है। कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस या ब्रुसेलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कीटोसिस जो होता है नर और मादा दोनों पशुओं के अंदर पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक है, मुंह है, गुदा है से रक्त स्रावित विशेष लक्षण हैं। ठीक है, यानी कि शरीर के जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, चाहे नाक हो, मुंह हो, गुदा हो, यहाँ से रक्त का निकलना किस रोग का लक्षण हो सकता है, ये आपको बताना है। गलघोटू, लंगड़ी बुखार या एंथ्रेक्स या टिटनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, एंथ्रेक्स में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं जब पशुओं को
रोग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, लंगड़ी बुखार रोग का कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम चेउआई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई या पास्चुरेला मल्टीसिडा या ब्रुसेला एबोटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम चेउआई। ठीक है, ये होता है लंगड़ी बुखार का कारक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, किस कृषि एवं कृषि संबंधित उत्पाद का एकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, दूध होता है। ठीक है, दूध। किस कृषि और कृषि संबंधित उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान होता है? तो दूध का अधिकतम योगदान होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बछड़ों में सींग रोधन हेतु उपयुक्त आयु है। तो आपको बताना है बछड़ों में किस समय सींग रोधन कर देना चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 7 से 15 दिन पर, 4 से 6 दिन पर, 4 से 6 सप्ताह या 6 माह से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 से लेकर 15 दिन के अंदर इसका सींग रोधन कर देना चाहिए बछड़ों का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, ट्रोकाल कैन्यूला उपकरण का उपयोग गौवंश में उपचार हेतु किया जाता है। तो ट्रोकाल कैन्यूला का हमेशा उपचार किस में किया जाता है? अफरा में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, दाने में समानता क्रूड फाइबर होता है। परसेंटेज बताना है, दाने के अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी परसेंटेज पाई जाती है? 24%, 20%, 18% या 18% से कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, 18% से कम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सही कथन है, इसमें से बताना है सही कथन कौन सा है। चारे में क्रूड फाइबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 18% से कम यहाँ पर अभी बता चुके हैं, और टीडीएन 60% से अधिक। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है 4.1 कैलोरीज, 9.3 कैलोरीज या 2.25 कैलोरीज या 6.1 किलो कैलोरीज। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरीज ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हे बनाने से सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। हे बनाते समय ध्यान देना है कितने प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए? 60% से, 40% से, 30% से या 15% से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, 15% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले शुष्क आहार की मात्रा है। ठीक है, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 7 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम की भैंस है तो उसको शुष्क आहार की मात्रा कितनी देनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 किलोग्राम। ठीक है, अगर 200 किलो वेट की है तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 100 किलोग्राम वेट इसका पूछा है, तो यहाँ पर 3 किलोग्राम हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना परसेंटेज काम में लेते हैं? 10 से 12%, 7 से 9% या 2 से 5% या 1 से 2%। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 2 से 5%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? मेरेक्स का, रानीखेत का या फडल पॉक्स का या बर्सल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरेक्स का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सभी? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है हमेशा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गायों में गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? ठीक है, गाय के अंदर गलघोटू हो जाता है तो इसका टीकाकरण का सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है?
तो मई और जून के महीने में टीकाकरण कर दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मई और जून इस माह में टीकाकरण कर दिया जाता है गलघोटू के लिए। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चनों को लेके आते हैं जो कि टीए और कैंप सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ रही है उसमें हर कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो उसमें पूछे ही जाना है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये 2 वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वायुरुद्ध साइलों से संग्रहित चारे को क्या कहते हैं? ठीक है, एयर टाइट साइलो जो होता है उसमें संग्रहित जो चारे करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हरा चारा कहा जाता है, भूसा कहा जाता है, खाद्य कहा जाता है, साइलेज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, साइलेज कहा जाता है। ठीक है, अगर हम जैसे भूमि के अंदर गड्ढा होता है उसके अंदर चारे के जो टुकड़े होते हैं उसको डाल दिया जाता है, एयर बंद कर दिया जाता है, कहीं से एयर ना जाए। अगर एयर जाएगी तो उसके अंदर खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएंगे। ठीक है, तो इस ऐसे को कहते हैं साइलेज कहा जाता है। फेरोइंग है, फेरोइंग क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। भेड़ के बयानी की क्रिया है या सूरी की बयानी की क्रिया है, बकरी की बयानी की क्रिया है या घोड़ी की बयानी की क्रिया है? तो फेरोइंग होता है बी ऑप्शन, सूरी की बयानी की क्रिया होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 27। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ कौन सी है? चोखला, नाली, सोनाडी या मालपुरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चोखला। चोखला राजस्थान की सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, 62, 54 या 64? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, गाय में गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? 60 होते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती क्या कहलाती है? यूनिपेरा, नल्लीपेरा या प्राइमीपेरा या पलरीपेरा? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है, ऐसी मादा को हम नल्लीपेरा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। गायों में ब्रैक्स डिजीज को कहते हैं ब्रुसलोसिस या विब्रियोनिस या ट्राइकोमोनेसिस या लेप्टोस्पायरोसिस? ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ब्रुसलोसिस। ठीक है, बैग्स डिजीज को क्या कहते हैं? गायों में जो होता है ब्रुसलोसिस कहा जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? डाइस्टर्स, प्रोस्टर्स, मेटिस्टर या एनिस्टर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, डाइस्टर कहते हैं। ठीक है, मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है डाइस्टर। क्वेश्चन नंबर 32। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में कितनी मात्रा सीरम की होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में कितनी मात्रा में सीमन की मात्रा होती है ये आपको बताना है। 1.2 ml, 0.5 ml या 0.25 ml या 1 ml? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.25 ml। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सांप के जहर के प्रति अच्छा औषधि कौन सा है? ठीक है, सांप के जहर के प्रति अच्छी औषधि बताना, इसमें कौन सी औषधि अच्छी मानी गई है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड? ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जानते ही हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये सांप के जहर के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका कौन सा करेक्ट आंसर। फेरिक क्लोराइड, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड ही पहला ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 इससे इसके निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है? रूमेन,
रेटिकुलम, एबोमेजम या ओमेजन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जुगाली करने वाले जो पशुओं में अमाशय जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है एबोमेजम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, घोंघा रोग, ठीक है, किसकी कमी से होता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पास्चुरेला मास्टिसिडा कारक है, आपको बताना है पास्चुरेला मास्टिसिडा किसका कारक है, एंथ्रेक्स का, लंगड़ी बुखार का, या ब्रुसेलोसिस का, या गलघोटू का। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पास्चुरेला मास्टिसिडा जो होता है ये कारक है गलघोटू का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, गर्भपात होना विशेष लक्षण है, ब्रुसेलोसिस का, या ट्यूबरकुलोसिस का, या एफएमडी का, या सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, ब्रुसेलोसिस का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मिल्क फीवर रोग है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, या मेटाबॉलिक रोग है, या रक्त परजीवी रोग है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक रोग होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मिल्क फीवर। ठीक है, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है। ठीक है, सवाई चाल के लिए कौन सी गाय जानी जाती है, साहिवाल, थारपारकर, गिर, या कांकरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कांकरेज गाय को हम सवाई चाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, स्वांप या कीचड़ भैंसों और वाटर वाली यानी पानी वाली भैंसों में क्या अंतर है। भैंस दो प्रकार की, कीचड़ वाली दलदली भैंस होती है, एक वाटर पानी वाली जलीय भैंस होती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, शरीर के रंग का अंतर होता है, या गुणसूत्रों की संख्या का अंतर होता है, या सींग के आकार का अंतर होता है, या वाटर भैंस पानी में रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में अंतर होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, गोदना जिसको टैटूइंग कहते हैं के द्वारा चिन्हित करने के लिए पशुओं का कौन सा अंग काम में लेते हैं। ठीक है, टैटूइंग के लिए कौन सा अंग इसमें काम लेते हैं गोदने के लिए, नाक का, कान का, गर्दन का, या पिछला पैर का। तो हमेशा याद रखेंगे टैटूइंग के लिए हम कान का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोजनी टेस्टिंग है, आपको बताना है प्रोजनी टेस्टिंग क्या है। नर सांड के चयन की विधि है, गाय के चयन की विधि है, या घोड़े के चयन की विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर सांड की चयन करने की एक विधि होती है प्रोजनी टेस्टिंग। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सांड में, घोड़ा में, सूअर में, या भैंसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सूअर के अंदर सबसे अधिक होती है, सी ऑप्शन राइट। लिक्विड नाइट्रोजन जिसको द्रव नाइट्रोजन कहते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -190 डिग्री, या -173, या -196। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, भैंस में मध्य चक्र की लंबाई होती है। ठीक है, भैंस में मध्य चक्र की लंबाई यानी कि कितने दिनों तक भैंस में मध्य चक्र बना रहता है, या आता है 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन, या 25 दिन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है असत्य कथन है, इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है असत्य। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चिकन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, या भैंस के मांस को बफन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, बकरी के मांस को चिकन नहीं कहते, चेवन के नाम से जानते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब के सब सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, RCDF
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आनंद में, करनाल में, जयपुर में या अजमेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, जयपुर के अंदर स्थित है RCDF का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर देखें 50। PFA फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1954 के अनुसार गाय के दूध का मानक मान कितना होना चाहिए? ठीक है, क्या फैट की मात्रा 3.0% या SNF की मात्रा 8.8%, फैट की मात्रा 3.5% या SNF की मात्रा 9% या फैट की मात्रा 4% या SNF की मात्रा 8.5% या फैट की मात्रा 3.5% या SNF की मात्रा 8.5%? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फैट की मात्रा 3.5% और SNF की मात्रा 8.5%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा पाई जाती है। आपको बताना है घी के अंदर स्वतंत्र वसा की मात्रा कितनी परसेंटेज पाई जाती है? 0.5% से 0.5% से अधिक, ये कम है, 0.5% से कम या 0.5% से अधिक। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0.5% से अधिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्वतंत्र वसा पूछ रहा है, ना कि वसा परसेंट। अगर वसा पूछता तो हमारा 99% हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर स्वतंत्र वसा पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सर्रा रोग का कारक क्या है? ए ऑप्शन देखते हैं, ट्रिपनोसोमा इवाइनी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिपनोसोमा इवाइनी के द्वारा ही सर्रा रोग होता है, ऊँट के अंदर पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है, इसमें से बताना एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है? बोरिक अम्ल, लाइसोल या लाल दवा या डिटॉल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी ऑप्शन। लाइसोल जो होता है ये एंटीसेप्टिक का कार्य नहीं करता है, तो बी ऑप्शन। बाकी लाल दवा, डिटॉल, बोरिक अम्ल ये सब एंटीसेप्टिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। निम्नलिखित में से स्थानिक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। क्लोरोफार्म, लिग्नोकेन या कोनेन या प्रोकेन? इन चारों में से बताइए। क्लोरोफार्म जो होता है ये स्थानिक अनिश्चेचक के रूप में नहीं जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है 10%, 12%, 15%, 18% से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, 18% से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है 4.1 किलो कैलोरीज, 9.3 किलो कैलोरीज या 7.8 किलो कैलोरीज या 6.1 किलो कैलोरीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर पूछ रहा है 1 ग्राम, वहाँ पर वसा था, वसा के अंदर 9.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है तो 4.1 किलो कैलोरीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? खुराक, राशन, संतुलित आहार या संपूर्ण आहार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राशन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने वाली योग्य मात्रा, ठीक है, नवजात जो बछड़े होते हैं उनको कोलेस्ट्रम की मात्रा जो दी जाती है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? नवजात शरीर भार का 1/5 भाग, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग, नवजात शरीर भार का 1/15 भाग या नवजात शरीर भार का 1/20 भाग? बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें किसकी मात्रा अधिक हो? प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या खनिज पदार्थ की मात्रा? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे साइलेज उन्हीं फसलों से बनाया जाता है जिसके अंदर किसकी मात्रा अधिक हो। तो याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा याद होनी इसमें। ठीक है, और अगर हे पूछ ले तो हे के अंदर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा जिन फसलों में अधिक होती है या जिन चारे वाली फसलों में अधिक पाई जाती है उसमें हे बनाते हैं, और साइलेज बनाते हैं
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें अधिक है, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है मक्का की बनाई जाती है साइलेज। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से नर पशु में होने वाला रोग, ठीक है, नर पशुओं में होने वाला कौन सा रोग है इसमें से? ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस, मिल्क फीवर। तो 60 का बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंथ्रेक्स जो होता है ये नर पशुओं से होने वाला रोग है, ठीक है। एंथ्रेक्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, नर पशु से ये उसमें एंथ्रेक्स जो होता है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नर पशुओं में होने वाला रोग एंथ्रेक्स ही है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। 60 हो गए, उसके बाद 61, मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? पशु के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना, पशु के शरीर का तापमान सामान्य रहना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना। एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है। बाकी कोई भी रोग होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन मिल्क फीवर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग है, रेंडरपेस्ट, एफएमडी, चेचक या सभी। तो इसमें से बताना है वायरस जनित रोग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रेंडरपेस्ट ये भी वायरस जनित होता है, एफएमडी ये भी वायरस, और चेचक ये भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी जो हैं वायरस जनित रोग हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गियों के शरीर का तापमान होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री, 106 डिग्री या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है मुर्गी का, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये। उसके बाद अगर उसमें सेंटीग्रेड में तो 41 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 41 या 42 के लगभग होता है। उसके बाद देखेंगे 64, मुर्गियों की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? मुर्गी की दो प्रयोजनी, यानी द्विप्रयोजनी का मतलब होता है अंडा देने वाली और मांस दोनों के लिए उत्तम जो नस्ल होती है। तो इसमें से बताइए, आसील है, लेगहॉर्न है, फ्लाई माउथ रॉक है या रोड आइसलैंड रेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, रोड आयरलैंड, ठीक है, ये द्विप्रयोजनी वाली नस्ल है। आसील है, लड़ाकू के लिए जानी जाती है। लेगहॉर्न है जो है, वाइट लेगहॉर्न जो है ये अंडे उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। 65 नंबर देखेंगे, कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया गया है? एंथ्रेक्स, एफएमडी, रेंडरपेस्ट या लंगड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, एफएमडी के लिए 2 बार टीकाकरण किया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर्स, ब्रायलर, चिक या सभी। तो जो मांस के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रायलर्स के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। अंडे का औसत भार कितना होता है? 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 54 ग्राम, 56 ग्राम, 58 ग्राम या 61 ग्राम। तो अंडे का वेट बताना है कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 ग्राम होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, कौन से रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है? ठीक है, बरसात के सीजन में कौन सा ऐसा रोग अधिकतर होता है? एंथ्रेक्स है, लंगड़ी है, गलघोटू है या रेंडरपेस्ट। तो गलघोटू का सबसे ज़्यादा वर्षा सीजन के समय होता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, एक बछड़ा जिसका भार 26 किलोग्राम है, ठीक है, एक बछड़ा जिसका वेट कितना है? 26 किलोग्राम है, प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होती है, उसको कितनी दूध की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। देखते हैं 2.2 किलोग्राम, 2.4 किलोग्राम, 2.6 किलोग्राम या 2.8 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2.6 किलोग्राम, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? बरसीम, चौला, मक्का या बाजरा। अभी पीछे बता चुके हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है उससे हम साइलेज बना सकते हैं। जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है उससे क्या हे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। मक्का के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। गाय के दूध का पीला रंग होता है लैक्टोज के कारण, ग्लूकोज के कारण, कैरोटीन के कारण या प्रोटीन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कैरोटीन के कारण गाय का दूध कैसा होता है, पीला हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए? 3 से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, 9 से 11 मिनट या 13 से 15 मिनट में। तो गाय के दूध निकालने की क्रिया जो है कितने समय में पूरा हो जानी चाहिए? तो 5 से 7 मिनट, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। छोटे थनों वाले पशुओं का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, मशीन द्वारा या अंगूठा विधि द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुटकी विधि। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। छोटे पशु जैसे बकरी उकरी हो गई तो इनका चुटकी विधि द्वारा ही दूध निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए? ठीक है, गाय का शुष्क काल कम से कम कितने दिनों का होना चाहिए या कितने मंथ का होना चाहिए? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन दे दे रहे हैं यहाँ पर 40 दिन, 60 दिन और 80 दिन या 100 दिन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60 दिन। शुष्क काल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए पशु दूध देना प्रारंभ करता है, उसके बाद दूध देना बंद कर देता है, तो कितने दिन का मतलब बीच में शुष्क ड्राई पीरियड होता है। ठीक है, तो ये होता है 60 दिन का। तो याद रखेंगे 60 दिन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं सेकंड पार्ट लेके एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।